हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी ऑन टिप्स। वी आर स्टडिंग क्लास 11th फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 1। सो लेट अस कंटिन्यू। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 1 पार्ट 4। अब हम आ गए हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। अब मैं इसको क्या बोल दूँ, अब मैं क्या नाम दे दूँ इसको कि तुम समझ जाओ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या कह रहा है सिंपल सा समझेंगे धीरे धीरे। वीडियो को 2 बार देख लेना अगर ना समझ में आए। ठीक है, 2 तरीके की बेसिस होते हैं अकाउंटिंग में, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस। फिर से बोल दो सर जी, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस। ठीक है, तो समझते हैं। चलो जी, पहला होता है हमारा कैश बेसिस। पहले ही बता देता हूँ, कोई भी कंपनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फर्म, नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी मैं सिर्फ कंपनी की बात कर रहा हूँ। कंपनी कैश सिस्टम फॉलो नहीं कर सकती। यू माइट गेट सम क्वेश्चंस इन द एग्ज़ाम और इन द बुक कि जिसमें कंपनी कैश फॉलो कर रही है। मैंने देखा नहीं है, क्या पता हो सकता है, बट प्रैक्टिकल में तुम्हें बता रहा हूँ कि कंपनी कैश सिस्टम फॉलो नहीं कर सकती। दे हैव टू फॉलो अक्रूवल बेसिस। कहता क्या है सर, कहता क्या है, तुम कहानी मत सुनो, कहता क्या है बस इतना बता दो। कैश बेसिस पढ़ लेते हैं पहले। कैश बेसिस बस इतना सा कहता है कि जब भाई जब पैसा आया या पैसा गया, क्या बोल रहा हूँ मैं, पैसा आया या पैसा गया, मेरे पास तभी आना, वरना कोई दिक्कत नहीं है जयराम जी की, वरना मत आना। सर इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी ट्रांजैक्शन those transactions which are of cash nature are recorded in the books मतलब अकाउंटिंग उन्हीं की होगी, ठीक है। those transaction which are of cash nature are recorded in the books। सर इतना तो ये तुमको पता ही था, तुमको यही पता था। क्वेश्चन दिक्कत ये है तुम्हारे से, तुमको अक्रूवल नहीं पता है। दोज ट्रांजेक्शन विच आर ऑफ कैश नेचर, दोज ट्रांजेक्शन विच आर ऑफ कैश नेचर रिकॉर्ड इन द बुक्स। इसका क्या मतलब हुआ? पहली ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। सेल करी मैंने 3 लाख रुपए की, मैंने क्या एग्जांपल दिया तुम्हें, 3 लाख रुपए की सेल करी थी, 2 लाख रुपए कैश आ गया था और 1 लाख रुपए डेटर बन गया था मेरा। 15 दिन बाद देने वाला था मुझे पैसे वो। ठीक है, 15 दिन बाद देने वाला था। तो मेरे अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ कैश बेसिस, आई विल रिकॉर्ड ओनली दिस ट्रांजैक्शन, आई विल इग्नोर दिस ट्रांजैक्शन, आई विल इग्नोर दिस। अच्छा, तो जो कैश में ट्रांजैक्शन हुई है वो ही लेनी है। तो सर क्या मैं इससे ये समझूं कि हमको कैश में सामान बेचना है, क्रेडिट नहीं? ये तुम्हें बिजनेस करना नहीं सिखा रहा है, ये तुम्हें अकाउंटिंग करना बता रहा है। तुमने करा कैसे वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, क्या कहता है, 2 लाख रुपए तुम कैश एंट्री कर, तुम यही दिखाओगे कि तुम्हारी सेल ही 2 लाख रुपए की हुई है। 15 दिन बाद ये 1 लाख रुपए आ गए, तब तुम्हारी सेल 1 लाख रुपए की और हो गई। सर हमने तो यही समझा कि कैश की ट्रांजैक्शन होगी वही रिकॉर्ड करेंगे और जयराम जी की भूल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया जी। सेकंड देख लेते हैं। मैं रेंट को बहुत प्यार करता हूँ एक्सपेंसेस में, तो मैंने रेंट पे कर दिया भाई साहब 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, रेंट कौन से महीने का था सर ये बता दो। अप्रैल से मेरा साल शुरू होता है ना, 1 अप्रैल से। मैंने अप्रैल का रेंट पे करा 10,000 रुपये, रादर मैंने पे करा 15,000 रुपये। मई का पे करा, जून का, जुलाई, अगस्त, सितंबर का मैं पे नहीं कर पाया।
हाँ, कुछ रही होगी दिक्कत, नहीं कर पाया यार। सितंबर का मैं नहीं पे करा, अक्टूबर का मैंने नहीं पे करा, दिसंबर का भी नहीं करा, जनवरी का भी नहीं करा, फरवरी का भी नहीं, मार्च का भी नहीं, इनका मैं नहीं कर पाया। तो मेरा खर्चा कितना है तुम बता सकते हो? सर अरे इतना आसान है, क्या बात कर रहे हो? 15,000 इंटू 1 2 3 4 5, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 1 2 3 4 5, 15 पंजे 75,000 तुम्हारा खर्चा है एग्जैक्टली। बस यही कहता है कैश सिस्टम कि ये तुम्हारा खर्चा ही नहीं हुआ है, तुमने पे नहीं करा है ना, तुम्हारा खर्चा नहीं हुआ है। तुम्हारे साल का खर्चा 75,000 है। अब जी बहुत बढ़िया हो गया जी, हमारा मज़ा आ गया। नेक्स्ट ईयर आ गया जी, लैंडलॉर्ड आ गया जी। कितना बोला? सितंबर अक्टूबर दिसंबर, 6 महीने, 6 महीने का दे दो जी। नेक्स्ट ईयर अप्रैल आ गया, बोला लाओ जी पहले तो अप्रैल का दो 15,000, फिर जो 15,000 इंटू 6 है, 15 6 90, 15 सत्ते 105, 1,05,000 दे दो जी। ठीक है, 1,05,000 मैंने दे दिए। अब मैंने इस साल कितना दे दिया? एक तो मैंने 15,000 इंटू 12 भी पे करा, हर साल का अपना अपना, और ये 15 6 90 भी पे करा। समझो बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, तेज़ चल रहा हूँ तो बता देना। 15 इंटू 12 मतलब हर अगले साल का 12 महीने का, और जो 90,000 पिछले साल का बचा था, ये भी तो पे करा मैंने इस बार। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 270, मतलब कि 2,70,000 रुपये। तो हमने ये देखा कैश सिस्टम में क्या होता है। कैश सिस्टम में तुम पैसा आज दो, कल दो, परसों दो, कभी भी दो, जब भी तुमने पैसे दिए, खर्चा उस साल का माना जाएगा। बेशक वो खर्चा परटेन लास्ट ईयर करता है वो खर्चा लास्ट ईयर का, पर खर्चा माना इस साल जाएगा। क्या बोला मैंने? रेंट हमें ये देना लास्ट ईयर था, सितंबर से लेके मार्च तक 6 महीने का, पर हमने इस बार दिया है तो ये खर्चा इस टाइम का माना जाएगा। ये कहता है कैश सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट क्या नाम है? अक्रूवल बेसिस। अब ये आपके लिए थोड़ा नया होगा, तो ये ध्यान से समझना। कैश तो तुमने पता ही होगा कि जब पैसे पे करे तभी तो खर्चा होता है मेरा। मम्मी ने 100 रुपये दिए थे, 100 रुपये में से 60 रुपये खर्च हो गए, तो 60 रुपये मेरा खर्चा हो गया। अब हम समझेंगे अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अक्रूवल बेसिस क्या कहता है? सिंपल से समझना, पेमेंट से इसको कोई मतलब नहीं है, पेमेंट जाए तेल लगाने। ये कहता है जी जिस जिस जब का एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस या इनकम जब भी ड्यू होगी ना, ड्यू, उस टाइम का हम खर्चा मान लेंगे। ठीक है। अच्छा मैं एक बात और बताता हूँ, ये कैश और अक्रूवल सिर्फ एक्सपेंस के लिए नहीं होता है, इनकम के लिए भी होता है। पैसा आया या पैसा गया, ये मैंने अभी एग्जांपल तुम्हें रेंट का बताया था, मैं एक बार इनकम का भी बताता हूँ। मान लो मेरा इनकम, मैंने 5 लाख के गुड्स बेचे थे, ठीक है, 2 लाख रुपए मेरे पास कैश दे दिया उन्होंने, 3 लाख नहीं दिया। तो मेरा इस साल में, मतलब कि 2021-22 में इतना पैसा आया, और 22-23 में इन्होंने 3 लाख दिया। तो मेरा 21-22 की इनकम 2 लाख ही होगी, नॉट 5 लाख रुपए, और 22-23 की इनकम 3 लाख ही होगी, नॉट मोर और लेस। ठीक है, हम पढ़ते थे अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस कहता है पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इनकम या एक्सपेंस जब भी तुम्हारा ड्यू होगा तब का खर्चा मानेंगे। क्या मतलब है इसका? ऊपर वाला एग्जाम्पल लेते हैं, हमने रेंट का केस था, रेंट कितना माना था हमने? 15,000 रुपये माना था, और अप्रैल से लेकर अगस्त तक पे कर दिया था। रेंट पर मंथ है हमारा 15,000 मंथ। ठीक है, अप्रैल से लेके अगस्त तक का रेंट, अप्रैल से लेके अगस्त तक का रेंट मैंने कर दिया था पे इस बार। मतलब कि 6 महीने का रेंट मैंने पे कर दिया था 90,000 रुपये। ठीक है, और सितंबर से लेके मार्च तक का मैंने पे नहीं करा। ठीक है, ये वाला मैंने पे कब करा? जाकर नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर 4 अप्रैल लेट्स से 22 में मैंने ये 90,000 भी पे करा, और अप्रैल का जो रेंट था वो भी पे करा। ठीक है,
ये पिछले साल के जो 6 महीने बचे थे वो, और 15। तो अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, अक्रूवल बेसिस कहता है भाई तुमने पे कब करा मुझे मतलब नहीं है, ये खर्चा पूरा इस साल का है। अच्छा जी, ऐसा होता है। हाँ जी सर, ऐसा होता है। वो कहता है कि जब भी तुम्हारा खर्चा ड्यू हो गया है, जब भी तुम्हारा खर्चा ड्यू हो गया है, तुम्हारा एक्सपेंस उसी साल का माना जाएगा। और इस साल का एक्सपेंस उसको 90,000 से मतलब नहीं है, इस बार पेमेंट करिए, खर्चा इस महीने का तुम्हारा 15,000 ही है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। सेम चीज़ इनकम पे आती है। इनकम क्या कहता है कि जी 5 लाख रुपए आपने बेचा था, सेल करी थी, 2 लाख रुपए कैश इस साल आ गया था, 3 लाख अगले साल आया। कोई मतलब नहीं है भाई, पूरे साल की इनकम 5 लाख इसी बार माननी पड़ेगी। ठीक है, अगले साल इस साल की इनकम कोई नहीं है, वो जो अगले साल होगी वो इनकम वाली मानी जाएगी। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो मैं इसका और एग्जांपल देता हूँ अक्रूवल का। लेट्स से सैलरी, सैलरी मैंने सैलरी पे करी मोहन को, सोहन को। किस तरीके से पे करी, ये है लेट्स से अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अच्छा, सॉरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये तो 5 ही महीने हुए ना, और ये 7 हुए, तो 15 पंजे 75 हुआ। सॉरी 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 सॉरी, और ये कितना हुआ, 81, मतलब 1,5। ठीक है, तो मतलब 75,000 रुपये उसने पे कर दिए थे, और 1,05,000 अगले साल पे करे, ये वाले। तो ये समझ जाना तुम क्या मॉडिफाई करा मैंने। ठीक है, टोटल 1,80,000 ही खर्चा माना जाएगा इस साल का। 1,05,000 मैंने नेक्स्ट ईयर पे करे हैं, और माना जाएगा कि इस साल का खर्चा, इस महीने का अप्रैल मंथ का खर्चा टोटल 1,20,000 नहीं है, 15,000 ही है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये 5 महीने मैंने इनको पे करे, किस तरीके से पे करे दिखा देता हूँ आपको। इसकी सैलरी सबकी 10,000, मोहन की भी 10,000 है, सोहन की भी 10,000 मैंने अभी दी, 10 मैंने अभी दी। जुलाई में मैंने सैलरी नहीं दी, जून में मैंने जुलाई सैलरी नहीं थी, जुलाई में मैंने सैलरी नहीं दी, अगस्त में मैंने इनको 30 सैलरी दे दी, मतलब कि इसकी जून की, जुलाई की और अगस्त की। इसमें मैंने इसको 10 दे दिया, इसमें मैंने इसको 10 दे दिया, इसमें मैंने इसे 30 दे दिया, इसमें मैंने इसे कुछ नहीं दिया, और इसमें मैंने इसमें कुछ नहीं दिया। जी जी सर, इसको ये क्या मतलब हुआ, ऐसे कैसे कर सकते हो, अभी बताते हैं कैसे कर सकते हैं। मोहन को मैंने अप्रैल 10 दी, मई में दी, जून में नहीं दी। तो अगर मैं अक्रूवल सिस्टम, तो दोनों केस देखते हैं, अगर हम कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे को आप बता सकते हो कि ऐसे करते हैं, कैश इधर रखते हैं, अक्रूवल ये एवरी मंथ का देख लेते हैं। अगर मैं कैश सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ तो अप्रैल मंथ की कितना एक्सपेंस है मेरा सैलरी का, सर जी 20। अक्रूवल के केस में, सर जी अक्रूवल के केस में भी तो इतनी ही होगी, क्योंकि अप्रैल में तो सैलरी ड्यू हो चुकी है ना देनी हमको। ड्यू हो चुकी है का मतलब समझो, मतलब कि हमको देना बन गया है उनका अब। ठीक है, इसका मतलब होता है ड्यू। मई में भी सेम है, 20 है, 20 है। अब जून देखना पड़ेगा। अगर मैं कैश सिस्टम फॉलो करता हूँ, तो इस महीने का मेरा खर्चा है कुछ नहीं है जी, आपने पे ही नहीं करा है, बस 30 पे करा है ना सोहन को, तो 30 आ गया। पर मैं अगर अक्रूवल फॉलो करता हूँ तो वो तो ये कह देता है जब तुम्हारा ड्यू हो गया तो तुम्हारा एक्सपेंस माना जाएगा। तो मैंने तो इसका भी ड्यू तो कर दिया 10, मतलब मेरे को पे तो करना ही है, मैंने पे नहीं करा। ठीक है, तो 30 इसका। अच्छा, एक चीज़ और, तो क्या ये मेरा जो इसका जो 20 है, समझो ये 30 मैंने कैसे दिया है, मतलब कि एडवांस मैंने 20 दे दिया ना इसको, एडवांस मैंने 20 दे दिया ना, और 10 मैंने इस बारी का दिया है, करंट मंथ। तो मेरा खर्चा माना जाएगा कि मेरा 20 खर्चा माना जाएगा क्या, ये बता दो बस। कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कि ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, दिस इज़ आवर एसेट। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी एसेट में, राइट। चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, हाँ,
आपको क्या बताया, एनी प्रॉपर्टी राइट इन रिसोर्स। राइट मैंने क्या बताया था, कुछ मुझे ये बताया था मैंने एग्जांपल कि 50 मैंने लेने हैं, तो क्या मैं ये बोल, और मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया था, अच्छे से याद है मुझे, एक्सपेंस का। किधर गया, इधर गया, किधर गया, इधर गया, यहाँ पे यार कहाँ गया, ये रहा, इसको पढ़ लो। मैंने कहा था रेंट 1 लाख रुपए है, मैंने उसको 2 लाख रुपए रेंट दे दिया था एडवांस। 1 लाख रुपए एडवांस था और 1 लाख रुपए इस बार का था, मतलब इस बार का था। तो जो मैंने 1 लाख रुपए एडवांस दे रखा है वो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है, एसेट है मेरा। प्री नाम में एक्सपेंस लिखा हुआ है पर है मेरा एसेट। तो हमने ये देखा कि ये 20 मेरा एक्सपेंस नहीं है, ये मेरा एसेट है, एसेट है, एसेट है, ध्यान रखना। तो मेरा एक्सपेंस तो मेरा 10 इसका और 10 इसका, ये वाला तो मेरा एक्सपेंस ही है, तो मेरा अक्रूवल में 20। जुलाई मंथ में कैश में मैंने कुछ पे करा है, कुछ नहीं करा, ज़ीरो, कैश सिस्टम में ज़ीरो। अक्रूवल बेसिस में इसका भी 10 मेरा ड्यू हो गया है और इसका भी 10 मेरा ड्यू हो गया, 20। इसका देख लेते हैं जी, कौन सा है, अगस्त, सॉरी 30 मैंने पे कर दिया, तो 30 मेरा एक्सपेंस है। अक्रूवल बेसिस में कितना होगा, 10 इसका, क्योंकि इसका मैंने 20 पुराना पे करा है। क्या समझ रहे हो, मैंने इसका पुराना पे करा है ना, तो ये जो मैंने 10 इसको 20 फालतू पे करें, वो एक वाले पे करें, एक वाले पे करें, ठीक है। तो ये मेरा कट गया, 10 इसका और 10 इसका ड्यू हुआ है, तो ये रहेगा मेरा अक्रूवल। ये हमने देख लिया हमारा कैश और वो सिस्टम देख लिया हमने, कहाँ गया, ठीक है। तो आज हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया, ये थोड़ा सा एक बार रिकैप मार लेते, थोड़ी लंबी क्लास हो गई है आई नो, बट क्या करें, सिलेबस ही ऐसा है। हाँ, असेट्स, इधर से असेट दो तरीके के होते हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। ये क्लासिफिकेशन है, फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट होता क्या है, फिर से, एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, कंज्यूम, एग्जॉस्टेड, एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, कंज्यूम और एग्जॉस्टेड थ्रू द नॉर्मल ऑपरेशन विद इन द करंट फाइनेंशियल ईयर और द ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल में तुमने बता दिया था वाइन का एग्जांपल लेके, ये ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है, 1 साल से ज़्यादा कम। करंट एसेट, करंट इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेंट्रीज होती है, ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, डेटर्स हमारे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। फिक्स एसेट में क्या बताया था, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। टेंजिबल वो जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इंटेंजिबल वो जिनको हम टच, फील और सी नहीं कर सकते। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नॉन करंट एसेट्स होते हैं तुम्हारे जो बैलेंस शीट डेट पर पेंडिंग है, जैसे कि हमारी बिल्डिंग जो भी कंस्ट्रक्ट हो रही है। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट क्या होता है, जिन पर हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है पर अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। लाइबिलिटीज़ क्या होती है, जो हमारी ऑब्लिगेशन होती है, डेट होती है जो हमको पे करनी है। मैंने तुम्हें समझाया था कि क्रेडिटर का कुछ पार्ट ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स पर उनका क्लेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कैश या काइंड में आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में आए। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग्स होता है पैसे निकालना, पर ड्राइंग्स हमेशा पर्सनल नेचर की होती हैं, ध्यान रखना ये चीज़। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ओनर और ऑर्गेनाइजेशन दो होंगे, इसके लिए हमने क्या याद किया था, हम दो हमारे दो, ठीक है। रेवेन्यूज़ क्या होता है, रेवेन्यू मतलब सेल होता है, सेल कैसे निकालते हैं, जितनी यूनिट बेची और एक यूनिट का पीस क्या था, एक पीस का रेट क्या था, ये हमने देखा। गुड्स के लिए, सर्विस के लिए हम देखा जितने हमने सर्विस रेंडर करी है उतने की। और एक बात और बताई थी मैंने, गुड्स की हमेशा सेल होती है, सर्विस हमेशा रेंडर होती है। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हमने पहला पढ़ा था बिजनेस एंटिटी, हम दो हमारे दो। मनी मेजर में बोल रहा कैश है तो ऐश है, सब चीज़ कैश में मेजर होगी, मनी में मेजर होगी। गोइंग कंसर्न कहता है कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, एक फोर्सेबल फ्यूचर के लिए लिक्विडेट नहीं होगा। अकाउंटिंग पीरियड कहता है कि 12 महीने का जी साल होगा, पर महीने हम बताएंगे, महीने कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। डुअल एस्पेक्ट कहता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एग्जाम्पल के साथ हमने पढ़ा था। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कैसे और कब हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है। इसमें ये लिखा जाता है कि जब भी तुम्हारा राइट टू रिसीव द कंसिडरेशन मतलब होता है अमाउंट, राइट टू रिसीव द अमाउंट अराइज कर जाता है, तब हमारा हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जिसका है उसको ही मिलेगा, मतलब जिस साल का इनकम या एक्सपेंस है उसी साल के इनकम या एक्सपेंस से हम उसको रिलेट करेंगे,
जैसे कि ऐसा नहीं कर सकते कि इस साल की हमारी इनकम पिछले साल के रेंट से हम मैच कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। फुल डिस्क्लोजर कहता है खुल्लम खुल्ला, एज़ पर कंपनीज एक्ट और एज़ पर अदर लॉज ऑल्सो हमको कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, क्योंकि पैसों से ही काम नहीं चलता, स्टेक होल्डर्स को और भी चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। कंसिस्टेंसी कहता है कि जो भी तुमने पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी हैं उनको कंसिस्टेंटली ईयर बाय ईयर चलाते जाओ। इसकी कुछ एक्सेप्शन है कि कुछ अनसीन सर्कमस्टांसेस आ गए तो तुम कर सकते हो ऐसा, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। प्रूडेंस कहता है कि लॉस चाहिए प्रॉफिट नहीं चाहिए। इसमें मैंने एग्जांपल दिया था, प्रॉफिट नहीं चाहिए का क्या मतलब है, अगर आज तुमने लॉटरी ख़रीद ली है कंपनी ने, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट होगा तुम्हें, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पर ऐसा कोई चीज़ है जो हमें दिख रहा है कि हमें लॉस हो सकता है, उसको हम रिकॉर्ड करके चलेंगे। मटीरियलिटी कहता है, मैंने एग्जांपल दिया था, रिलायंस कंपनी में 10 रुपये का पेन लिया था हमने, ठीक है, उसको ज़रूरत नहीं है उसको करने की, ठीक है, वो पेटी एक्सपेंसेस में वो डाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी में कहता है कि किसी का सुनने का नहीं, मतलब कि बायस नहीं होना है, अकाउंटिंग को प्रॉपर ढंग से करना है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में बताया था, जितने पर लाए हो उतना ही सही है, मतलब कि जितने का हमने एसेट लिया था, चाहे वो 20 साल पहले लिया था, 30 साल पहले लिया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। फिर बोल रहा हूँ कॉस्ट कॉन्सेप्ट सही है गलत उस पर डिबेट में नहीं जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट कहता है यही, ठीक है। उसके बाद हमने एक चीज़ और देखी थी कि असेट की वैल्यू वो नहीं होगी जिसमें हम ख़रीद के लाए हैं, असेट की वैल्यू वो सब होगी जो ख़रीदने से इंस्टॉलेशन तक खर्चा होगा, जैसे लेबर का खर्चा, जैसे इंस्टॉलेशन कराने का खर्चा, जैसे डिसमेंटलिंग का खर्चा, जैसे कुछ भी। उसके बाद हमने देखा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 2 तरीके की होती हैं, कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस सिंपल सा कहता है कि जो भी तुम खर्चा या इनकम कमाओगे या खर्च करोगे, जो कैश में होंगी उसी को कंसिडर करेंगे इस साल के लिए, और जो बाकी जिस साल में होंगी उसी साल कंसिडर करेंगे। एक्रूअल कहता है ना जी ना, जिस साल का खर्चा परटेन करता है, जिस साल में खर्चा इस साल का रेंट है तो वो इसी साल ड्यू होगा, चाहे वो पे अगले साल हो, मानूंगा मैं खर्चा इसी साल का, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ ये भी देखा था, मोहन सोहन वाला, कहाँ गया मोहन सोहन, फिर खो गए। अरे मोहन सोहन को पकड़ के रखना पड़ेगा, ये रहा। तो मोहन सोहन में मैंने क्या बोला था कि अप्रैल मंथ नॉर्मल है, हम मंथ आते हैं जून पे हमने मोहन को कुछ नहीं देता, सोहन को 30 रुपये देते, जो 30 रुपये हमारे 20 रुपये मैंने एडवांस दिया था, तो 20 रुपये मैंने क्या बोला एक्सपेंस हो गया मेरा, 20 रुपये मेरा क्या हो गया, 20 रुपये मेरा क्या हो गया, असेट हो गया है, 10 रुपये मेरा खर्चा हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा था कि 10 रुपये जो हमने इसको जून में नहीं पे करे हैं वो हमारी लाइबिलिटीज़ भी हो गई है, एक तो 10 रुपये की, और हमारा खर्चा भी हो गया है, ठीक है। खर्चा अक्रूवल बेसिस में खर्चा क्यों हो गया, क्योंकि जी ड्यू हो गया, आपको खर्चा मानना पड़ेगा, अक्रूवल ये कहता है। और लाइबिलिटी क्यों हो गई, दोगे नहीं क्या, देना पड़ेगा ना आगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्लास यहीं पे ख़त्म कर दी है, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय। सो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फॉर मोर सच वीडियोज़ ऑन अकाउंटेंसी, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर द वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।